नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत की। दरअसल 5 वर्षों के दौरान कई अहम कार्य होंगे। 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों का लक्ष्य है। वहीं बात युवाओं के भविष्य को निखारने को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार के गंभीर रवैये की करेंगे और आखिर में पितृपक्ष के महत्व की भी बात होगी। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के खंडवा के ग्रामीण इलाकों में संजा परंपरा निभाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 से किसानों की समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों और मिल्क पूलिंग पॉइंट्स की स्थापना की गई है। अब ऐसे गांवों को कवर किया जाना है जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बन पाई हैं। तकरीबन 5.5 दशक के अंतराल पर शुरू हुई दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। भारत के दुग्ध सहकारी क्षेत्र में व्यापक बदलाव की पहल करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। श्वेत क्रांति 2.0 किसानों की समृद्धि का रास्ता। देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत। 1 लाख गांव से होने जा रही है शुरुआत। 5 वर्षों के दौरान 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों और मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना। ऐसे गांव को कवर किया जाना है जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बन पाई। लगभग 5.5 दशक के अंतराल पर प्रारंभ दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दूध उत्पादन, संग्रहण एवं निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। 1,59,000 से ज्यादा गांव में डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियां क्रियाशील। प्रतिदिन औसतन 590 लाख लीटर दूध की खरीदी हो रही है। अगले 5 वर्षों में इसे 50% बढ़ाते हुए लगभग 1,000 लाख लीटर करना लक्ष्य। दुग्ध संग्रहण में प्रतिवर्ष लगभग 6% की दर से वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ाकर 9% तक करना है। ग्रामीण अर्थतंत्र को रफ्तार देने के लिए देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत 1 लाख गांव से होने जा रही है। 5 वर्षों के दौरान 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों और मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना होनी है। इसमें ऐसे गांव को कवर किया जाना है जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बन पाई हैं। लगभग 5.5 दशक के अंतराल में शुरू दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दूध उत्पादन, संग्रहण और निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। बता दें कि अभी देश के 1,59,000 से ज्यादा गांव में डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियां क्रियाशील हैं, जिसके जरिए प्रतिदिन औसतन 590 लाख लीटर दूध की खरीदी हो रही है। अगले 5 वर्षों में इसे 50% बढ़ाते हुए लगभग 1,000 लाख लीटर करना है। अभी देश में दुग्ध संग्रहण में प्रतिवर्ष लगभग 6% की दर से वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ाकर 9% करना है। ग्राम स्तर पर पहले से क्रियाशील 46,000 डेयरी समितियों को भी समृद्ध करना है। उन गांव में उच्च स्तर की दुग्ध संकलन इकाई, बल्क मिल्क कूलर, डेटा प्रोसेसर एवं परीक्षण आदि उपकरण लगाने हैं। इसे प्राथमिक डेयरी सहकारिता के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। छोटे गोपालकों के घर तक बाजार की पहुंच होगी तो उन्हें लाभकारी मूल्य भी मिल सकेगा। महिला किसानों को सशक्त बनाना लक्ष्य। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सहकारिता मंत्रालय के 100 दिनों की विभिन्न परिवर्तनकारी पहल की श्रृंखला के उद्घाटन से नई राह निकलते दिख रही है। बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना,
दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एवं दूध निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। गौ पालकों की आजीविका में होगी वृद्धि। दरअसल सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 लाख नए पैक्सों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और उनके मजबूती देने की मानक संचालन प्रक्रिया के साथ सहकारी समितियों के बीच सहयोग से जुड़ी मार्गदर्शिका भी जारी की है। उन्होंने 1 लाख नई और मौजूदा जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों और बहुउद्देशीय पैक्सों की स्थापना का लक्ष्य भी दिया है। वहीं विश्वास भी दिलाया है कि पैक्स अब बंद नहीं होंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियां अगले 5 वर्ष के भीतर प्रतिदिन 1000 लाख किलो दूध की खरीद करने लगेंगी। इससे किसानों और गोपालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे सहकारी क्षेत्र का विस्तार भी होगा। Basically, White Revolution 2 is going to be how to multiply India's milk production by 3 times, so that with this, the farmers, especially the women, they continue to get a very stable and remunerative price, staying in the villages by improving productivity of animal and providing them very stable and remunerative income in the villages only. दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला। अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं काम कर रही हैं। इसमें सिर्फ गुजरात में ही 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा रहा है। नई पहल से महिलाओं को कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में धार आएगी। दुग्ध सहकारी क्षेत्र को प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्तपोषित करेगा, जो 1000 पैक्सों को 40,000 रुपए प्रति पैक्स देगा। बता दें कि अमित शाह ने कार्यक्रम के लिए पूर्ण बजटीय समर्थन देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि यह सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। कहा है कि सहकारिता के जरिए गांव के विकास की रफ्तार बढ़ी है। अलग मंत्रालय बनाने से गांव जिलों में अप्रासंगिक होते जा रहे सहकारिता क्षेत्र को सबल मिला है। आजादी के बाद 7 दशकों में केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण देश में सहकारिता आंदोलन लगभग अप्रासंगिक होता जा रहा था। प्रशासन, अर्थव्यवस्था और अन्य सहकारी क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव की जरूरत थी वह नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की मांग अरसे में थी। मोदी सरकार ने इसे पूरा कर दिया। इसका उद्देश्य सभी गांव और जिलों में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। Out of total 1.4 lakh DCSs in the country, 48,000 are women DCSs. Out of total 1.5 crore members, 60 lakhs are women. We are going to work on 1 lakh dairy cooperative societies, which will benefit the women by way of increasing their participation in the dairy activities. देश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो घरेलू मांग की आपूर्ति हो सकेगी और निर्यात करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। एक सर्वे में बताया गया कि दूध में अभी भी असंगठित क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। इससे गुणवत्ता को नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब सहकारिता के जरिए गांव-गांव से अधिक मात्रा में दूध का संकलन होने लगेगा तो संगठित डेयरी उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके बाद उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध भी मिल सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ भी शुरू कर दिया गया है। 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक साख समितियों को डेयरी विकास की आधारभूत संरचना के लिए एनडीडीबी द्वारा 40-40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रयोग सफल हुआ तो सभी डेयरी सहकारी समितियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। धामी सरकार का रोजगार पर खास जोर है। सरकार युवाओं के भविष्य को निखारने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 से रोजगार की नई राह खुली है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में विभिन्न विभागों में चयनितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देने के अवसर पर सीएम धामी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनिष्ठ अभियंता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नए कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नए कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न विभागों के 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को जिनको आज चयनित किया गया, जिनको आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई दे रहा हूं। बहुत मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पे वो यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव एक भाव रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में हम लोग उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अभी तक लगभग 3 साल में 17,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो ये एक भावना दर्शाता है कि हमारी सरकार बहुत गंभीर है रोजगार देने के लिए, प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए। और फिर आप देखिए, जब नकल अध्यादेश पारित हुआ उसके बाद पारदर्शिता के माध्यम से आज इस प्रकार के आपने यहाँ चेहरे देखे होंगे जो बहुत सामान्य और बहुत यदि मैं कहूँ कि गरीब परिवार से बच्चे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी सरकार जो इनके लिए इतना काम कर रही है, बस अब उनकी ड्यूटी बनती है कि जिस विभाग में उनको ये जिम्मेवारी मिल रही है उसमें वो कड़ी मेहनत के दम पे सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करें, एक कड़ी के रूप में काम करें। राज्य कनिष्ठ सेवा अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज हमने 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना जो है शुभाशीष दिया है और सबको बड़ी प्रेरणा दी है कि आधारिक स्तर पर जो है फाउंडेशन लेवल पर वो काम करें और लोगों की जन सुनवाई करें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और एक ऐसा वर्क कल्चर लाएं जिससे कि तेजी से हमारे उत्तराखंड का विकास हो। आज सभी यहाँ लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। आपको बता दें कि जिन 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, उनमें लोक निर्माण विभाग के 252, ग्रामीण निर्माण विभाग के 201, सिंचाई विभाग के 147, लघु सिंचाई विभाग के 46, पंचायती राज विभाग के 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संस्थान 91, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम में 50, आवास विभाग के 134, शहरी विकास विभाग में 32, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड में 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में 10, ऊर्जा विकास में 9 पद शामिल हैं। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने सरकार का आभार जताया। मेरा नाम रेशमी नेकी है और मेरा सिलेक्शन जो है वो उत्तराखंड सेफ्टी डिपार्टमेंट यानी कि उत्तराखंड विद्युत सुरक्षा में हुआ है और मैं 2021 नवंबर से तैयारी कर रही हूँ। और मेरा फर्स्ट जो यूकेपीएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो गया और दोबारा भी मैंने इसमें जो है अपना सिलेक्शन लिया है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। और मैं सीएम सर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें जो है अपने हाथों से ये जो नियुक्ति पत्र हमें दिए हैं
और इसे पाकर हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम अंकुर कौशिक है और सर मैं 2016 का पास आउट हूँ सर मैंने डिप्लोमा केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से किया है और सर मैं 2016 से तैयारी में कार्यरत हूँ। सर मेरा विद्युत सुरक्षा विभाग में चयन हुआ है। इस सफलता को आप किसको श्रेय देते हैं? सर मेरे माँ बाप का, सर मेरे गुरुजन का और सर जो मेरे दोस्त थे सर उनसे। कुल मिलाकर धामी सरकार की कोशिश है कि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जाएं। धामी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में सरकारी विभागों में 17,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष का खास महत्व है। पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा ने हमें जीवन और संस्कार दिए हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपनी संतानों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। एमपी के एक खास इलाके में संजा परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। दरअसल संजा परंपरा लोक चित्त में उठी एक पवित्र हिलोर है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है पितृपक्ष की संजा परंपरा? संजा यानी लोक चित्त में उठी एक पवित्र हिलोर। सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में प्रकृति की सुंदरता और उसके प्रति अपनी गहरी आत्मीयता को पुकारती परंपरा। मध्य प्रदेश में खंडवा के ग्रामीण इलाकों में पितृपक्ष के दौरान निभाई जाती है संजा परंपरा। संजा के लिए लड़कियां गाय के गोबर, फूल और रंगीन कागज से अपने घरों की दीवारों पर बनाती है आकृतियां। इनकी हर शाम को की जाती है आरती। पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह समय उन पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपनी संतानों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। इस समय उन्हें जल, तिल और भोजन अर्पित कर तृप्त किया जाता है। पितृपक्ष चल रहा है। बता दें कि अर्पण और तर्पण की संस्कृति के इस महादेश में यह दिवंगत पुरखों की धरती पर आने का मुहूर्त है। लोक आस्था और लोक श्रद्धा पिघलती है। पूर्वजों के आशीषों की सौगात के लिए जीवन फिर अपने पुरुषार्थ में लौटता है। यही वो समय है जब निमाड़ की वादियों में किशोरियों के कंठ से राग अनुराग के गीत झरते हैं। कामनाओं के सुरीले छंदों में जीवन रस छलक उठता है। हंसी ठिठोली में मगन कन्याओं का यह खेल एक पर्व में बदल जाता है। परंपरा ने इसे अपने समय में संजा पर्व के नाम से विरासत को सौंप दिया। इस पर्व को 16 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के दिन हम श्राद्ध डालते हैं और जो हमारे पूर्वजों का जो निमंत्रण रहता है वो आते हैं और हम उस दिन पूरी, भजिया इस प्रकार के कुछ आइटम्स बनाते हैं और उस दिन हम एक सांझा माता की आकृति तैयार करते हैं जिसकी हम सुबह और शाम दोनों टाइम भी आरती करते हैं। आपको बता दें कि संजा यानी लोक चित्त में उठी एक ऐसी पवित्र हिलोर जो सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में प्रकृति की सुंदरता और उसके प्रति अपने गहरी आत्मीयता को पुकारती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा के ग्रामीण इलाकों में पितृपक्ष के दौरान संजा परंपरा निभाई जाती है। संजा के लिए लड़कियां गाय के गोबर, फूलों और रंगीन कागज से अपने घरों की दीवारों पर आकृतियां बनाती हैं और इनकी हर शाम को आरती करती हैं। संजा पर्व एक पारंपरिक हमारा त्योहार है। ये छोटी छोटी जो कुंवारी कन्याएं रहती है इसे मनाती है। ये पितृपक्ष में आता है जिसे पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस, पितृपक्ष अमावस पे समापन होता है। इसमें पूरी टोली बनाकर छोटी छोटी कन्याएं गाय का गोबर लाती है और दीवार पे कई तरह की आकृति बनाती है। जैसे पहले दिन चांद सूरज बनाए, स्वस्तिक बनाया, संजा माता बनाई, गाड़ी बनाई। ऐसे 16 दिन के 16 चित्र बना के वो उसमें गोबर से उकेरती है। बता दें कि इस पर्व को 16 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के दिन श्राद्ध डालते हैं जो पूर्वजों का निमंत्रण रहता है। मान्यता है कि संजा अपने पूर्वजों को याद करने के लिए निभाई जाती है।
इसके साथ ही लोक परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित रखने के लिए भी इसको सदियों से निभाया जा रहा है। इसमें छोटी छोटी टोली बनाकर कन्याएं गाय का गोबर लाती हैं और दीवार पर कई तरह की आकृति बनाती हैं। जैसे पहले दिन चांद सूरज बनाए जाते हैं, फिर स्वास्तिक, संजा माता और इसके साथ ही 16 चित्र बनाकर उसे गोबर से उकेरा जाता है। शहरों में भले ही संजा को कोई न निभाता हो, लेकिन खंडवा और आसपास के जिले के गांवों में हर साल पितृपक्ष के दौरान इसे निभाते हुए देखा जा सकता है। संजा को इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत भी माना जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।